Good afternoon, everyone. Welcome to Super 20 Institute Pathankot, and I'm back again to teach bio. हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे कल अपना गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ओजेनेसिस का प्रोसेस देखा था। कल हमने कैसे फीमेल गैमीट दैट इज ओवम और यू कैन से एग इज फॉर्म्ड और गेट मैच्योर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग एक तो देखेंगे कि जो फीमेल गैमीट बना है दैट इज ओवम, वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवल स्ट्रक्चर है और इट कैन बी राउंड, या तो राउंड होगा या ओवल होगा। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है? साइज होता है इसका अराउंड 0.1 mm। ठीक है, बहुत ही छोटे साइज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना इस इसेंट्रिक। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसको वैसे तो सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और दूसरी चीज, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा सा साइड में है। ठीक है, तो जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस साइड वाले पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। ठीक है, जिस साइड की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे आपको आराम से डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये हमारा एनिमल पोल है। ठीक है, और जो नीचे वाला पोल है उसको हम बोलते हैं, जो दूसरी साइड पे है, मतलब ऑपोजिट एंड पे न्यूक्लियस के, उसको हम बोलेंगे वेजिटल पोल। क्या बोलेंगे उसको? वेजिटल पोल। ठीक है, आई होप मैं आपको जितनी बातें मैंने अभी तक बताई है सब क्लियर होगी। मैंने आपको बताया कि ओवम दिखता कैसा है, कितने साइज का होता है। ठीक है, ओवम के अंदर पोलर बॉडी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब हमने ओजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, हमने वहां पे देखा था ना कि दो पोलर बॉडीज बन रही हैं, जिन्होंने आगे जाके क्या हो जाना है? डिजनरेट हो जाना है। क्या होना है? डिजनरेट होना उससे आगे जाके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है हेड के अंदर, है ना, और ये तीन लेयर्स है। ये तीन लेयर कौन सी, इनको मैं आगे आपको बताती हूँ। अब एक बार यहाँ देख लो, पोलर बॉडी का आपको पता चल गया, एनिमल पोल पता चल गया, वेजिटल पोल पता चल गया। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म भी तो प्रेजेंट है ना, ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको ये साइटोप्लाज्म ही है ना, तो जो आउटर वाला है ना इसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और जो इनर वाला है उसको हम बोलेंगे ooप्लाज्म। क्या बोलेंगे? ooप्लाज्म। जो आउटर वाला है ना वो इतना ज्यादा थिक नहीं होता, तो ये क्या है? ये थिन है। तो जो इनर वाला है इट इज थिक। अब ये थिक क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है। इसमें सारे के सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज वेल एज रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, और यू कैन से फूड मटेरियल की जगह अगर ज्यादा बेटर टर्म यूज करनी हो तो जो मटेरियल ने ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, जैसे कि योग। अब हम यहाँ तो ह्यूमन के एग की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन के केस में कल मैंने आपको बताया था कि जो योग का कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है ना, इतने ज्यादा अमाउंट में योग नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, तो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी ना कल आपको कि किस तरह के एग्स होते हैं, तो किस तरह का एग हुआ? ये हुआ हमारा माइक्रोलेसाइथल। कौन सा एग हुआ ये? माइक्रोलेसाइथल। क्या बताया था मैंने माइक्रोलेसाइथल के बारे में आपको? इसमें जो योग
वेरी लेस, ठीक है। जो योग का अमाउंट है वो बहुत कम है, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितनी भी यार बातें बताई है आपको क्लियर होंगी स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एग बना है, जो ओवम की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, उसको कितनी लेयर्स ने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। डायग्राम में यहीं पे रहने देती हूँ, आप एक बार ये सब चीजें नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, वरना हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, है ना। मैं आप लोगों को एक बार मेम्ब्रेन्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, शैल वी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो एग और ओवम की लेयर्स है ना, इसके पास 3 तरह के मेम्ब्रेन है, ठीक है। कितने तरह की है? 3 टाइप्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी प्राइमरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है? आपको सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, वाइट लाइन मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर वाली, ठीक है। प्राइमरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सेल्स खुद सिक्रीट करते हैं, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन is secreted by cells itself, ठीक है। जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है उनको सेल्स खुद सेक्रेट करते हैं, तो इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे? इसकी एग्जांपल आएगी हमारी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब दूसरी जो है, दूसरी तरफ हमारे पास आती है सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन में वो वाली मेम्ब्रेन्स आती है जिनको फॉलिकुलर सेल्स या तो सिक्रीट करते हैं या वो मेम्ब्रेन फॉलिकुलर सेल्स से ही बनी होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस लेयर is formed by follicular cells or is secreted by follicular cells, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन को या तो फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं या जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है वो फॉलिकुलर सेल्स से बनी होती है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं ना, वो है हमारी जोना पेलुसिडा, ठीक है। कौन सी लेयर है वो? जोना पेलुसिडा, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स जोना पेलुसिडा को सिक्रीट करते हैं। कहाँ है हमारी जोना पेलुसिडा? वाइट लाइन मेम्ब्रेन की जस्ट बाद वाली जो लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब फॉलिकुलर सेल्स मिलकर कौन सी लेयर बनाते हैं? फॉर्म कोरोना रेडिएटा। कौन सी लेयर बनाते हैं? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब हमारे पास एक और कैटेगरी आती है मेम्ब्रेन्स की, दैट इज, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, टर्शियरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये क्या करती है? एग को ही कवर कर देती है, ठीक है। दिस लेयर
covers the egg. अब जैसे कि इसको एग का कोई स्ट्रक्चर वो नहीं करेगा, इसको डिफरेंट जैसे शेल ग्लैंड होती है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम में, वो ये मेम्ब्रेन को सिक्रेट करेगी। शेल ग्लैंड क्या बनाएगी, शेल बना देगी ओवम का। ठीक है, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेनेशन सब समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट चीज से डील करने वाले हैं दैट इज कंसर्न विद, हमने यहाँ पे एनिमल पोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हमारा ओवम फुली मैच्योर है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की जरूरत होगी, तो स्पर्म को पेनिट्रेट कहाँ से करेगा, ओवम में, है ना। तो स्पर्म हमेशा पेनिट्रेट करेगा एनिमल पोल वाली साइड से, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो एनिमल पोल वाली साइड पे ही प्रेजेंट है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों की न्यूक्लियस की ही तो फ्यूजन होनी है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, है ना। क्योंकि जो स्पर्म है उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो सारा लॉस्ट हो जाता है ना। तो फ्यूजन किस में हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग, स्पर्म्स ऑलवेज एंटर फ्रॉम द एनिमल पोल। ठीक है, जो हमारी एनिमल पोल वाली साइड है वहीं से स्पर्म एंटर करते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन का एग है ये माइक्रोलेसाइकल है, मींस इसमें जो योग का अमाउंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिशन मिलनी है ह्यूमन फिटस के केस में, है ना, ह्यूमंस का अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सारा कुछ प्लेसेंटा के थ्रू आता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस को मदर की बॉडी से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जहाँ से न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज होता है इन ऑर्डर टू सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन नहीं है, मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ताकि आप लोग याद रख पाए और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कोई पेपर में तो आप लोग सॉल्व कर पाए, उसे समझ पाए। ठीक है, डायग्राम अब आपको समझ आ गया तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एग्स में योग बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन से एग्स होते हैं वो, हमेशा लोअर वर्टिब्रेट्स के। ठीक है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स के केस में काफी ज्यादा योग का अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इंसेक्ट्स हैं जो, वो तो इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल्स होगी ना, वहां पे सेंट्रोलोसाइकल एग्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो योग की फॉर्मेशन है ना उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं, लैम्प्रश क्रोमोसोम्स। पढ़े है ना आपने लैम्प्रश क्रोमोसोम, ये जाइंट क्रोमोसोम की एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल है जाइंट क्रोमोसोम्स। अगर आप फ्रूट फ्लाई की बात करते हो तो वहां पे आपको लैम्प्रश क्रोमोसोम आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने बात करी है लोअर इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकॉज दे लैक वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो जाइंट क्रोमोसोम्स में जैसे कि लैम्प्रश क्रोमोसोम्स हैं, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ vitalogenesis। वाइटैलोजेनेसिस के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है,
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो योग की फॉर्मेशन है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं, और इन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स, और ये प्रेडोमिनेंटली लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक से डील करने वाले हैं, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, किससे बात करने डील करने वाले हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, किसमें होता है ये होता है ह्यूमन फीमेल्स में। ठीक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन आएंगे, एक तो आएंगे हमारे ह्यूमंस और दूसरा एप्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस में और एप्स में पाया जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेट्स का। ठीक है, प्राइमेट्स में किस किस में पाया जाता है, ह्यूमंस में और एप्स में। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेसिकली ये है क्या। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल की इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में साइक्लिक चेंजेस होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में होता है ये सब, हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, ताकि वो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ये जस्ट मैं आज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। सो आई वांट टू कीप माय पेस वेरी स्लो so that you will be able to understand each and every concept which I am going to discuss in this topic. ठीक है, ये from the NEET perspective as well as from the perspective of boards, it is a very important topic. ठीक है, every year several number of questions are being asked from single topic. ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब स्टार्ट होता है। ठीक है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, जब ह्यूमंस में फीमेल्स के केस में प्यूबर्टी हिट करती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होता है। ठीक है, और इसका ये साइकिल कितने दिनों का होता है, 28 डेज। वैसे तो जो टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज है, बट it varies from one person to another. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब फीमेल टू फीमेल वेरी करता है इनका। बेसिकली जो हम लोग जिसको हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं वो होता है 28 to 35 डेज, क्योंकि 4-5 दिन ऊपर नीचे होना इज नॉट क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, एक्सक्यूज मी, इसलिए मैंने बोला कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम स्पैन है वो वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आती है, यहाँ देख लीजिए, एक है हमारे पास मेनार्क। मेनार्क क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेनार्क। ठीक है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
फिर आता है हमारे पास मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मतलब साइक्लिक चेंजेस होने फीमेल की बॉडी में बंद हो जाते हैं, मतलब अब वो फीमेल रिप्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं है कि वो अपने जैसे यंग वन को बर्थ दे पाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि वो फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर कर पाए फर्टिलाइजेशन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो मेनोपॉज क्या है, इट मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप मैंने जितना भी अभी तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आज मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ ताकि आपके बेसिक जो पोर्शन है, फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए, देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे अच्छे से कवर करेंगे इस चीज को। अब मैं आपको ना थोड़ा सा मेनोपॉज के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, मतलब मेनोपॉज में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं कि जैसे जिससे आपको पता चलता है कि हाँ अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खत्म होने वाला है, उसका एंड आने वाला है ना। कुछ तो चेंजेस तब भी होते होंगे ना फीमेल की बॉडी पे, तो हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनोपॉज बेसिकली क्या है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो हमारा जब मेनोपॉज होने वाला है तब क्या क्या सिम्टम्स होंगे इसमें। सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन है ना, विच इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, इसके लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ईस्ट्रोजन के लेवल्स डिक्रीज होंगे, दूसरा मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज्यादा फीमेल्स को। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगी, हीट फ्लश। ठीक है, फीमेल्स को बहुत ज्यादा हीट जनरेशन वाली दिक्कत फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल कम होना शुरू हो गया मेनोपॉज के टाइम पे। ठीक है, अब एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ग्रेजुअल टर्म से आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से मेनोपॉज हो जाता है, धीरे 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 करके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। ठीक है, मतलब ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाएगी, या फिर जो 5 दिन ब्लीडिंग होती थी 4 दिन होगी, 3 दिन होगी, 2 दिन होगी, फिर या फिर हेवी फ्लो से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो मेनोपॉज होता है ना वो किस एज में होता है, इसकी भी एज वेरी करती है, 48 से लेके 52 ईयर्स तक के बीच बीच में फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो गया। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के केस में भी प्रेजेंट होता है, इस चीज के बारे में आप लोग भी अवेयर होंगे। सबको पता है कि हाँ जो टेस्टोस्टेरोन है फीमेल में प्रेजेंट होता है, बट इट इज प्रेजेंट इन वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, है ना। तो क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन नेग्लिजिबल था वो अब एक्ट करेगा, थोड़ा एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, अपेयरेंस ऑफ
फेशियल हेयर्स, ठीक है। जो मेनोपॉज, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स मेनोपॉज की एज में आ चुकी हैं उनको आप फेस पे चिन, स्पेसिफिकली चिन एरिया पे आपको उनके हेयर ग्रोथ दिखेगी, या फिर आपको यहाँ चीक्स के आसपास हेयर ग्रोथ दिखेगी। तो ये किस वजह से है? इसके पीछे एक सिंपल सा बेसिक सा रीज़न है कि उनके मेनोपॉज के टाइम आ गया है, ठीक है। ईस्ट्रोजन लेवल्स फॉल होने शुरू हो गए, तो टेस्टोस्टेरोन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो टेस्टोस्टेरोन की सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखाई देती है? अपेयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ तक बताई, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। मैंने आपको हल्का सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन दिया, देन मैंने आपको मेनोपॉज और मेनार्क के बारे में बताया, और थोड़ा सा हमने ब्रीफ में मेनोपॉज को डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 4 phases, ठीक है। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 phases, ठीक है। कौन कौन से 4 phases होते हैं, किसी को आइडिया है? सबसे पहले हमारे पास आता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ल्यूटियल फेज, एंड देन गेस करो कौन सा फेज आएगा? ओव्यूलेशन वाला, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज। मैंने आपको क्या बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। कौन कौन से 4 फेजेस है? फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। ये 4 फेजेस कंप्राइज करते हैं हमारा टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में चलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फेज है ना वो ओव्यूलेशन वाला फेज है, ठीक है। यहाँ पे ये 13th या 14th डे पे आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बिकॉज इस फेज में ना मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। क्योंकि इस फेज में क्या हो रहा है, जो ओवरीज हैं वो ओवम को रिलीज कर रही है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? शेडिंग होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की वॉल है एंडोमेट्रियम जो थिक हो गई थी ताकि वहां पे इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रिपेयर हो जाए, उसकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। यहाँ मैंने आपको हल्का हल्का बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहाँ पे कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को डीप में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। कि कैसे कौन कौन से हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं, कैसे कैसे साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, एंड आई वांट टू बी वेरी स्लो while explaining the things, ताकि आप लोगों को अगर मैं एक बार पढ़ाऊँ तो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स, है ना। प्राइमेट्स का पढ़ा था ना, इसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस और एप्स में है। अब बाकी मैमल्स में भी तो कोई साइकिल चलता होगा ना। यस, बाकी साइकिल्स में, बाकी मैमल्स में हमारा जो चलता है वो होता है ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। कौन सा होता है? ईस्ट्रस साइकिल। हल्का सा बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, मैंने आपको
अच्छे से ईस्टर साइकिल एक्सप्लेन किया था। जस्ट क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए हमने ईस्टर साइकिल में पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो एब्सेंट होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो एब्सेंट है और क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो शेड हो जाती है, बट यहाँ पे एंडोमेट्रियम गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, और क्या होता है, जो ईस्टर साइकिल है इट इज कॉमनली किसमें मिलता है, ये सीजनल ब्रीडर्स में। किसमें मिलता है, सीजनल ब्रीडर्स में। ईस्टर साइकिल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ईस्टर साइकिल है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। ये चीज़ें मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराई क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से ईस्टर साइकिल एक्सप्लेन किया था। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें एक ही ईस्टर साइकिल होता है पर ईयर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोईस्टरस। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोईस्टर। इसकी एग्जांपल है काऊ। ठीक है, उसके बाद कुछ में दो ईस्टर साइकिल चलते हैं, नॉट काऊ, करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आंसर आएगा आपका डियर। ठीक है, कुछ होते हैं जिसमें दो ईस्टर साइकिल चलते हैं पर ईयर। इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, इसकी एग्जांपल है कैट्स एंड डॉग्स। और कुछ होते हैं एनिमल्स जिसमें बहुत सारे ईस्टर साइकिल्स चलते हैं। ठीक है, मैनी ईस्टर साइकिल्स पर ईयर। तो इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, रैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि जो हीट वाला पीरियड हो सब में आता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जिनमें मोस्टली ईस्टर साइकिल होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको क्लासिफाई किया हुआ है मोनो ईस्टर्स में, बाई ईस्टर्स में और पॉली ईस्टर्स में। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से कवर करेंगे विद एवरीथिंग इन डिटेल। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।